जौनपुर की मरे हुए युवक का इलाज करते रहे हैं डॉक्टर। निजी अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां जफराबाद निवासी शुभम निषाद सड़क हादसे में घायल हो गया था। जहां शुभम की मौत आईसीयू में 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और देखिए मौत के बावजूद भी डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था। परिजनों ने कहा कि इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि हमें 3 दिन तक धोखे में रखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल की जा रही है। नईगंज इलाके में स्थित है अस्पताल और देखिए इसी अस्पताल की ये घटना बताई जा रही है। परिजनों से कहा गया कि अभी इलाज चल रहा है, जबकि युवक की मौत हो चुकी थी। तो जौनपुर का ये पूरा मामला है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। नईगंज इलाके में स्थित अस्पताल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मरे हुए युवक का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। निजी अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाली यह खबर सामने आई है। जफराबाद निवासी शुभम निषाद सड़क हादसे में घायल हो गया था। शुभम की मौत आईसीयू में 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और मौत के बावजूद भी इलाज किया जा रहा था। परिजनों से कहा गया कि युवक का इलाज चल रहा है और देखिए परिजनों का आरोप जो है वो उन्होंने लगाया है, हमें 3 दिन तक धोखे में रखा गया, ये परिजनों की तरफ से कहा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की जांच पड़ताल अब पुलिस द्वारा की जा रही है। नईगंज इलाके में स्थित है ये अस्पताल और यहीं की ये घटना बताई जा रही है। जौनपुर का ये पूरा मामला है। तो मरे हुए युवक का इलाज जो है वो डॉक्टर करते रहे। युवक की मौत हो गई थी, उसके बावजूद भी इलाज चल रहा था। तो एक बड़ा जो कारनामा है अस्पताल प्रशासन का वो देखने को मिला है। मेरे मामा का लड़का है, एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे आया, यहाँ पे सर्जरी की है, जो भी किया ऑपरेशन किए, फिर उसके बाद बोला 4 दिन से मरा पड़ा है। कब से? 4 दिन से, सबको पता है। ये लोग बोल रहे हैं पल्स चल रही है, पल्स चल रही है, फिर अभी तक, फिर आज भी बोला गया, बोल रहे हैं मशीन से पल्स चल रही है। रात को बोले कि बॉडी लेके जाओ, मर चुका है। रात को फिर पुलिस भी बुलाए थे ये लोग, हम लोग यहाँ से हट गए। सुबह आए, फिर अभी सब लोग पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किए, फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर अभी तो बॉडी छोड़ते छोड़ते इतना लेट कर दिए हैं। फिर अभी बॉडी छोड़े, फिर यही लेके जा रहे हैं। 4 दिन पहले से डेट हो चुकी है। बताइए, ऐसे अगर गरीब इंसान रहेगा तो कहाँ से पैसा लाएगा इतना? डॉक्टर की लापरवाही है इसमें, सरासर लापरवाही है। यहाँ कितने स्टाफ है, यहाँ की नर्स है जो अंदर महिलाओं को जाने नहीं दे रही है, रोक रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां जयंत चौधरी की आरएलडी ने एक और मंत्रिपरिषद की मांग की। मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच आरएलडी का यह दावा सामने आया। आरएलडी से अनिल कुमार अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, तो आरएलडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच आरएलडी का यह दावा। तो आरएलडी से अनिल कुमार अभी योगी सरकार में मंत्री है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जयंत चौधरी की आरएलडी ने एक और मंत्रिपरिषद की मांग की है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए जाने की मांग रखी गई है। तो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की मांग की गई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से आरएलडी की तरफ से मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की मांग की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट मंत्रिमंडल का देखिए विस्तार होना है, जिसमें तमाम नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी और उसी के साथ साथ कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी तब्दीली की जाएगी। अब ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल की पार्टी है यानी राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने दावा पेश किया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में हमारे यानी दल से एक आदमी को, जो एक व्यक्ति को और मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो इन लोगों के गठबंधन की देखिए शर्तें थी वो इसी पर तय हुई थी, जिसमें आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में देखिए जो अनिल कुमार है वो अभी वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री हैं। अंदर खाने से ये भी जानकारी निकल कर आ रही कि इसको लेकर पार्टी जो है वो शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी। और वहीं पर शामली की देखिए थाना सीट के अगर अशरफ अली की बात करी जाए या फिर अगर बुरहाना सीट से विधायक
राजपाल बालियान के नाम की जो है वो चर्चा आगे चल रही है। तो ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने मांग रखी है, उन्होंने दावा पेश किया है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में हमारे दल में से एक मंत्री जो है वो और बनाया जाए। इसी शर्तों के साथ में हमारा गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में तय हुआ था। अब इसको लेकर जो रालोद का देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेगा, उस पर इस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके अंदर से भी ये मांग उठेगी कि हमारे भी किसी ना किसी एक व्यक्ति को जो है वो मंत्री बनाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल के पास 9 विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी जो है वो पहली बात देखिए किसके नाम के मांग की पेशकश रखते हैं, और अगर इनकी तरफ से पेशकश रखी जाती है तो जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो इनकी इस पेशकश को मानता है, स्वीकार करता है या फिर ठुकरा देता है। और अगर नहीं मांग मानी जाती है तो क्या राष्ट्रीय लोकदल जो है वो अपना कोई अलग रास्ता देखेगा, क्योंकि देखिए शर्तों के आधार पे ही आपको भी पता है कि राजनीति में देखिए गठबंधन होते हैं, वो चाहे हम अपना दल की बात कर लें, निषाद की बात कर लें, ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें रालोद की। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अगर इनसे वादा किया था, क्योंकि इनका कहना यह है कि गठबंधन के समय में हमसे वादा किया गया था, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस वादे को निभाती है तो इसका जो फर्क है देखिए वो बाकी जो सहयोगी दल हैं उन पर कितना पड़ेगा, क्योंकि अगर 9 विधायक इनके पास भी हैं तो दूसरी पार्टियों के पास भी देखिए अपने विधायक हैं, चाहे अगर हम बात कर लें निषाद पार्टी की बात कर लें, अपना दल की बात कर लें। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें देखिए कश्मकश जो है वो बेचैनी जो है वो बढ़ेगी, और अगर रालोद के दल में से किसी एक को भी नए मंत्री के पद के रूप में मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ दिलाई जाती है तो अन्य सहयोगी दलों का देखिए जो रुख है वो इस पर क्या होगा। जयंत चौधरी ये क्लियर करेंगे कि वो अपनी पार्टी के किस नेता को आगे मंत्रिमंडल में भेजना चाहते हैं, ये मुझे लगता है देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि जो हमारे 4 बिल्कुल संदीप, देखना होगा क्या कुछ होता है। जिस तरह से मांग की गई है फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ 50 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। पूर्व मंत्री आजम खां के जौहर ट्रस्ट से ये वसूली की जाएगी, जहां जौहर विश्वविद्यालय में निवेश की बेनामी रकम इसकी मुख्य वजह है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुए करीब 350 करोड़ रुपए और खर्च की रकम का स्रोत पता नहीं लग सका है। जुर्माना और ब्याज के साथ आयकर इसकी वसूली करेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए आयकर विभाग की तरफ से अब जो वसूली है वो की जाएगी। तो पूर्व मंत्री आजम खां के जौहर ट्रस्ट से ये वसूली की जाएगी। विश्वविद्यालय में निवेश की बेनामी रकम जो है वो मुख्य वजह मानी जा रही है और आयकर विभाग जो है वो इसमें अब वसूली करेगा। और संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, आयकर विभाग करीब 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, क्या पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला है? देखिए समाजवादी पार्टी में देखिए पूर्व मंत्री आजम खां की देखिए दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। जौहर विश्वविद्यालय में देखिए किस तरीके से अनियमितताएं सामने आई थी, और उसी के साथ साथ ये भी देखा गया था कि इसमें देखिए अवैध रूप से धन को अर्जित करके जो है वो इसमें पैसा लगाया गया था, यानी 350 करोड़, फिर 450 करोड़, उसी के साथ साथ 550 करोड़। अब देखिए आयकर विभाग जो है वो इस पर शिकंजा कसने जा रहा है, क्योंकि आयकर विभाग की जांच में देखिए धन के स्रोतों का पता नहीं लग पाया है, और ये भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये जो इसमें पैसा लगा था वो कहां से आया है, किसने दिया है, और ना ही इसको देखिए जो जौहर विश्वविद्यालय है वो भी किसी भी तरीके से पाया, यानी तो देखिए आजम खां के जौहर ट्रस्ट से जो वसूली है वो की जाएगी। अब ये जो बड़ा एक्शन है वो आईटी विभाग का यहां पर देखने को मिलेगा। और खबर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाई। परिजनों इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां परिजन अस्पताल लेकर गए और युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आगे की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाई है। रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
एक महेंद्र कुमार नाम का 35 वर्षीय युवक मृत अवस्था में लाया गया था। उसके परिजन बता रहे थे कि शायद उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था और उसका जो है बॉडी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जहां युवक को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कादीपुर थाना क्षेत्र के मुंडला गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो बड़ी घटना को यह अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, युवक को गोली मारी गई। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और बाइक सवार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रंजिश तो वैसे कोई नहीं थी, ये लोग अपने उथप किए हैं गुंडे की दिखाने के लिए। आज कै बजे की घटना हुई? घटना वही है 7:30 बजे की। क्या हुआ उस समय? भैया आपके कहाँ से आ रहे थे, क्या कैसे क्या? भैया घर थे, घर से रोड पे निकले थे। जी जी। फिर तो वहीं बाइक सवार वो लोग आए, गोली मार दिए। और खबर संभल से है, जहां बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दोनों युवक घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बहजोई कोतवाली के बहापुर पट्टी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां यह हादसा हुआ है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत गंभीर होने का हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के बहापुर पट्टी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संभल का ये पूरा मामला है। बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और खबर लखीमपुर से है, जहां युवक को मारपीट कर शारदा नदी में फेंका गया। किशोरी को ले जाने के आरोप में युवक को पीटा गया। नहर में फेंके गए युवक की तलाश जारी है। बता दें कि पड़ुआ के सरपतहा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां किशोरी को ले जाने के आरोप में युवक को पीटा गया। और देखिए, पिटाई करने के बाद नहर में युवक को फेंक दिया गया, जिसके बाद अब युवक की तलाश की जा रही है। तो लखीमपुर का ये पूरा मामला है, युवक को मारपीट कर शारदा नदी में फेंका गया। लखीमपुर की ये घटना, जहां किशोरी को ले जाने के आरोप में युवक की पिटाई की गई और नहर में फेंक दिया गया। अब युवक की तलाश की जा रही है। और खबर संभल से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। युवक स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन था। बता दें कि टक्कर लगने से एक्सरे टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। थाना कैला देवी क्षेत्र के संभल गांव रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां यह हादसा हुआ और युवक की मौत हो गई। और खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस गाड़ी और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। ई रिक्शा चालक और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिविल लाइन क्षेत्र के अस्पताल के पास यह हादसा देखने को मिला। तो 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी का इलाज चल रहा है। मुरादाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस गाड़ी और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई। और खबर संभल से है, जहां बाइक सवार शराब सेल्समैन को मारी कार ने टक्कर और घायल सेल्समैन सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा था। पुलिस ने कार को अपने हवाले कर लिया और आगे की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही है। कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो संभल का ये पूरा मामला है। और खबर लखनऊ से है, जहां दुकानदार ने लोगों के साथ मिलकर विवाद किया। बुजुर्ग के चाट के ठेले को हटाने को लेकर यह विवाद किया। परेशान बुजुर्ग की नहीं सुनी गई कोई फरियाद। परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया। शरीर पर डीजल डालकर आग लगाने की खुद को कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आग लगाने से बुजुर्ग को बचाया। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस बुजुर्ग को थाने लेकर गई। थाना नाका क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, शरीर पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश बुजुर्ग की तरफ से की गई। स्थानीय लोगों ने आग लगाने से बुजुर्ग को बचाया और किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बुजुर्ग को अपने साथ थाने ले गई। दुकानदार ने लोगों के साथ मिलकर विवाद किया और देखिए, लोगों से परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया। और अनूप हमसे जुड़ चुके हैं। अनूप, ये क्या पूरा मामला? दुकानदार ने लोगों संग मिलकर पहले विवाद किया, बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास किया, क्या ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये थाना नाका क्षेत्र की घटना है, जहां पे ये बुजुर्ग जो है ये चाट का ठेला लगाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जो दुकानदार हैं और जो कुछ लोग हैं, उन्होंने जो है इसका चाट का ठेला हटाने को लेकर के इसके साथ विवाद किया। इसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था ताकि ये चाट का अपना ठेला जो है न लगा पाए। ये भी आरोप है कि इसने इसकी शिकायत जो है पुलिस को भी दी। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उससे भी इसने फरियाद लगाई थी, लेकिन इसको जब कोई मदद नहीं मिली है तो आहत होकर के, परेशान होके इसने मौके पर ही जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल के अपने को आग लगाने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की। क्योंकि इसका ये कहना था कि जो चाट का ठेला है, जो इसका रोजगार है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो अपने परिवार को नहीं पाल पाएगा, क्योंकि रोजी रोटी एक ही मात्र उसका ये सहारा चाट का ठेला था। लेकिन इसके बावजूद जो है इसके साथ वहां पे जो है मारपीट की गई, इसके चाट के ठेलों को हटाने का प्रयास किया गया, जिससे दुखी होकर के इसने अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन सूचना पर मौके पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने जो इसको आग लगाने से पहले जो है बचाया है। उसके बाद पुलिस इसको थाने लेकर के गई और वहां पे इसे जो है पूछताछ की और इसकी जो समस्या है उसका समाधान निकालने का आश्वासन जो है वो दिया गया है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आज तमाम लोग जो है अपने रोजगार के लिए जो है लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। जो उनकी रोजी रोटी है कहीं ना कहीं स्थानीय और दबंगों की वजह से जो है छिनती जा रही है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है। ठीक है अनु, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां चोरों ने नकदी और आभूषण पर हाथ साफ किया। नकदी और आभूषण, लाइसेंस से राइफल भी ले गए चोर। 8 लाख कैश और करीब 15 लाख के आभूषण पर चोरी की गई है। बता दें कि सूचना पर पुलिस पहुंची है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कागारोल के मसेलिया गांव में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। मामले में अब छानबीन की जा रही है। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, लाखों की चोरी की गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है। चोरों ने नकदी और आभूषण पर हाथ साफ किया है। नकदी और आभूषण और लाइसेंसी राइफल चोर अपने साथ ले गए हैं। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। और खबर एटा से है, जहां सड़क पार कर रहा व्यक्ति बाइक सवार से टकरा गया। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक हृदय थाना रिजौर के थाना राजपुर का ये निवासी था। पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाली बाइक पकड़ी है। चालक फरार चल रहा है। थाना रिजौर के गांव राजपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाली बाइक को बरामद कर लिया है। चालक अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। तो सड़क पार कर रहा व्यक्ति बाइक सवार से टकरा गया। एटा का यह पूरा मामला है। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मृतक हृदय थाना रिजौर के गांव राजपुर का यह निवासी था। गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
और खबर हरदोई से है, जहां आग लगने से आधा दर्जन घरों की गृहस्थी राख हो गई। बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से 2 ग्रामीण झुलस गए हैं। दोनों सीएससी में भर्ती करवाए गए हैं। एक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के जरसेना मऊ की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आग लगने का ये पूरा मामला और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। हरदोई की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की सहायता से फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझा लिया गया है। आग से एक व्यक्ति जल गया है, जिसे तत्काल सीएससी बिलग्राम पहुंचाया गया है। ग्रामीणों द्वारा आग लगने का प्राथमिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गांव में लगभग 8-10 घरों आग से प्रभावित हुए हैं। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। अंधविश्वास, लालच और तंत्र मंत्र के नाम पर रची गई साजिश, गरीबों को धन वर्षा का झांसा, लड़कियों का यौन शोषण और दुर्लभ जीवों का काला कारोबार। मगर अपराध की ये दुनिया अब बेनकाब हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। इलाज कराने के नाम पर लाखन, रिंकू, अजय और दुर्जन मुझे खेत में जबरन नरौरा ले गए, फिर नरौरा से आगरा ले आए। एक मकान में मेरे हाथ पैर बांध दिए, सफेद कपड़ा मुंह पर डाल दिया, तंत्र क्रिया करने लगे। मेरी बलि देने की कोशिश की गई। मैं चीखने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी भाग निकले। किसी तरह मेरी जान बची और मैं बचकर घर पहुंचा। ये दर्द है संभल के एक युवक का। आखिर क्यों उसकी बलि देने की कोशिश की गई? आखिर क्यों तंत्र मंत्र कराया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये तंत्र मंत्र वाला गिरोह? आसमान से होती नोटों की बारिश, लड़कियां करवाती हैं नोटों की बारिश। लड़की की लंबाई कम से कम 5.5 फीट हो, लड़की के यौन संबंध ना हो, कुत्ते या बिच्छू ने काटा ना हो। चलिए आपको ले चलते हैं संभल, जहां आरोपी धन की बारिश कराने के नाम पर गरीबों को ठगते थे, साथ ही लड़के लड़कियों का यौन शोषण करते थे। और तो और गैंग दुर्लभ चीजों पर तंत्र विद्या करने का भी दावा करता रहा है। मैरिड हो, 35 साल तक की उम्र हो। है मैरिड भी चलेगी और 35 साल तक की उम्र की चलेगी। है ठीक है। दूसरी बात सुनो, कभी 10-12 दिन का अंतर होना चाहिए। वो भी हो जाएगा। कहीं कोई कटा पटा ना हो और कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, कोई ऑपरेशन बच्चा वगैरह हो जाते हैं, वो चीज होनी चाहिए। ये हम कल बात करके फिर आपको फोन करें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तंत्र मंत्र के लिए आरोपी आखिर किन सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे। क्या है तांत्रिक सामग्री? 20 नाखून वाला कछुआ, 2 मुंह वाला सांप, जहरीले सांप, उल्लू के पंजे, जानवरों की हड्डियां। ये अजीबोगरीब सामग्री का प्रयोग आखिर क्यों हो रहा था, आपको बताते हैं। दरअसल संभल में आरोपी धन की बारिश कराने के नाम पर गरीबों को ठगते थे। लड़कियों के वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स पर भी बेचते थे। आपको बता दें, इनका नेटवर्क संभल, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद और इटावा में फैला है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये गिरोह किन लड़कियों को टारगेट करता था। गिरोह की डिमांड, लड़की की उम्र 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शरीर पर कोई दाग ना हो, प्राइवेट पार्ट के पास तिल हो, हाइट कम से कम 5 फीट तो हो, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की कंवारी हो, कोई यौन संबंध ना हो,
ये गिरोह इतना शातिर था कि अपने काले धंधे को कोड वर्ड्स के जरिए आगे पहुंचाता था। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये कोड वर्ड्स और उनके मायने। आपको बता दें ये पूरा खेल 3 कड़ियों में पूरा किया जाता था। ये 3 कड़ियां हैं। पहली कड़ी आर्टिकल, दूसरी कड़ी मीडिया, तीसरी कड़ी कारीगर। तो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया है कि इस गिरोह की 3 कड़ियां हैं और इन्हीं 3 कड़ियों से धन की वर्षा करवाने का काला खेल खेला जाता है। चयन है जिसमें ये एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के पर डिटेल मंगवाते हैं। गुरु ने डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है। आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुँहा सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई थी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है। सवाल, लड़कियों के ऊपर ये लोग कैसे तंत्र क्रिया करते हैं? जवाब, पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा करके तंत्र क्रिया पूरी की जाती थी। बाद में तांत्रिक लड़कियों के साथ रिलेशन बनाकर तंत्र क्रिया पूरी करते थे। टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई थी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि गिरोह प्रचार प्रसार कैसे करता है, जिसका जवाब देते हुए एसपी ने बताया YouTube चैनल के जरिए ये गिरोह अपना प्रचार करता था। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं। इसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। गैंग करीब 7-8 साल से यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में भी एक्टिव है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें आगरा, फिरोजाबाद और एटा के हैं। कुल 14 आरोपी पकड़े गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नई चीजें रोज सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। जैसे ही कोई धनवर्षा तंत्र क्रिया करवाने के लिए कहता, ये लोग एक्टिव हो जाते। एसपी ने उन 14 आरोपियों को जेल भेजा था और उसके बाद अग्रिम जांच पड़ताल करते हुए बताया कि इसके जो मेन लोग हैं उनकी वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है और मोबाइलों से इनसे जो ऑडियो मिली थी कि बताते हैं कि इतनी उम्र की होनी चाहिए, ये लक्षण होने चाहिए, ये तिल होने चाहिए, इस तरह से धन वर्षा होगी। ये पूरी वारदात का घटनाक्रम बताते हुए एसपी ने खुलासा किया और 14 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी है और इनके जो मुख्य लोग हैं उनकी अभी तलाश में जुटी हुई है। संभल थाना धनारी क्षेत्र का सुनील राघव, कैमरामैन जूम के साथ भारत समाचार संभल। आगे देखिए खबरें पहाड़ से मेरे सहयोगी नंदिनी यादव के साथ। आप देख